is me Nidhi Gupta, your English coach, and I welcome you all to Sankalp Bharat Foundation YouTube channel. ये आज का जो वीडियो है that is part 2 of your previous video जो हमने इस चैप्टर के ऊपर किया था The Lost Child, पार्ट 1 था जहां हम लोगों ने एक्सप्लेनेशन की थी. ये है पार्ट 2. क्या खास होने वाला है आज की वीडियो में? आज हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे. यस, रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट करेंगे. वी कॉल देम आरटीसी और एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वो हम आज करने वाले हैं. उसके अलावा एक और बोनस है आप लोगों के लिए. आज हम लोग इस चैप्टर की समरी भी करने वाले हैं. तो लास्ट में मैं आपको बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से पूरे चैप्टर को समराइज करके दूंगी इन पॉइंट्स. ओके, तो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए उसको समझना. चैप्टर पूरा रिवाइज हो जाएगा. कुछ बच्चे हो सकते हैं जिन्होंने इसका पार्ट 1 नहीं देखा होगा, आप आज के वीडियो में इसको पूरा कंप्लीट मेरे साथ कर लोगे. राइट, तो एक इंटरेस्टिंग वीडियो होगा. लाइक कर देना जरूर से अगर समझ आ रही होंगी चीजें, क्योंकि जो क्वेश्चंस मैं आपको दिखा रही हूँ आपकी बुक के हैं, एनसीईआरटी के हैं. उनके जो आंसर्स लिखे हैं वो मैंने लिखे हैं आपके लिए, सो दैट यू गेट गुड कंटेंट और आपको आंसर्स लिखना आ जाए. क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन का आंसर डिस्कस करेंगे, फिर मेरा आंसर देखेंगे, फिर आप अपना आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में लिखना. दैट इज द प्रोसेस वी आर गोइंग टू फॉलो थ्रू आउट दिस सेशन. आरटीसी करेंगे, रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट के क्वेश्चंस मैं आपसे पूछूंगी, आपको आंसर चैट सेक्शन में देना है. एट द लास्ट वी विल डू द समरी. ऑलराइट, चलो तो सेशन करते हैं शुरू. आपके लिए सबसे पहले जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन आंसर सेशन आ रहा है. पहला क्वेश्चन आपकी बुक का जो हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं एनसीईआरटी क्वेश्चंस हैं, सो डोंट वरी, आपके बुक के हम लोग करेंगे. इसके बाद में क्वेश्चन आंसर सीरीज होगी, उसमें एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी करेंगे. बहुत कुछ है करने के लिए. What are the things the child sees on his way to that fair and why does he lag behind? तो देखो, मैंने आप लोगों को याद होगा, कितने बच्चों ने, पहले तो बताओ, मेरे साथ में ये सेशन देखा था. मैंने इसका जो पार्ट 1 था, जब मैंने आपको पूरी एक्सप्लेनेशन कराई थी, तो मैंने आपसे कहा था कि नोट्स लिख लो कि बच्चा जो फेयर में जा रहा है, व्हाट आर द थिंग्स द चाइल्ड सीज ऑन हिज वे टू द फेयर. रास्ते में जाते टाइम उसने क्या क्या देखा? टॉय शॉप देखी थी, मस्टर्ड सीड्स, मस्टर्ड के खेत, फील्ड्स देखे थे, रोड पे इंसेक्ट्स देखे थे, एक ग्रोव में घुस गए थे तो वहां डव देखे थे, पेटल्स उसके हाथ में गिर रहे थे, फ्लावर की शावरिंग हो रही थी. देन दे वेंट टू दैट विलेज जहां पे फेयर था एंड ही सॉ throng of a lot of people. He got confused and fascinated seeing, you know, the so many paths and so many people there. तो ये सब उसने देखा था. कैसे आप इसको ऑर्गेनाइज करेंगे अपने आंसर में? आप बताएंगे बच्चा है, विलेज में रहता है, मेला देखने जा रहा है, रास्ते में फैसिनेट हो जाता है और काफी सारी चीजें सीखता है. व्हाई डज ही लैग बिहाइंड का आंसर तो सीधा सीधा आपको पता है, वो हर चीज से फैसिनेट हो रहा है. बाहर निकला है, शायद पहली बार बाहर निकला है, इतनी सारी चीजें देखने के लिए बार बार रुक जा रहा है, पेरेंट्स आगे बढ़ जा रहा है, एंड ही लैग्स बिहाइंड. राइट, आंसर कैसे लिखेंगे? देखो, मैं आपको 10th के बच्चों को तो बहुत सिखा चुकी हूँ. आप लोग 9th में है, पहली बार शायद मुझसे पढ़ रहे होंगे, तो हैव एन आइडिया ऑफ राइटिंग योर आंसर्स. जो मैं आपको सिखा रही हूँ, कोई भी आंसर जब हम लिखते हैं बच्चों, देखो आपको लग रहा होगा कितना बड़ा आंसर है मैम, मैं तो 2 लाइनों में लिख के आता या 3 में लिख के आता. बट आप लोग अब अभी क्या है ना, बोर्ड के लिए तैयार हो रहे हो. आप सिर्फ 9th के लिए नहीं पढ़ रहे हो, आप बोर्ड एग्जाम्स के लिए तैयार हो रहे हो जो कि 10th में है. और अगर आप 2-2 नंबर के आंसर लिख के आओगे, 2-2 लाइन के आंसर लिख के आओगे, तो टीचर आपको 2 नंबर नहीं देगी. शॉर्ट आंसर 2 नंबर का होता है. ओके, तो ये तो चलो, मैंने फिर भी आपको काफी कुछ इसमें इंफॉर्मेशन दे दी, सो दैट आप इतना पढ़ोगे तो इतना तो याद हो ही जाएगा वाली बात. अदरवाइज आपका आंसर एटलीस्ट 8 लाइन्स का होना चाहिए. 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ तक तो होना ही चाहिए था. राइट, तो 2 लाइनों में कुछ नहीं होगा. तो मैम 8 लाइन का आंसर कैसे लिखेंगे? दीदी मैम सिखाएंगी कैसे करेंगे. हमेशा कोई भी आंसर लिखने के लिए आप सीधा डायरेक्ट आंसर ना लिखें. What are the areas he went? So he went to this. No, write one context first. Context क्या होता है? जो भी क्वेश्चन आपसे किया गया है, 1 लाइन का है ना, जो भी क्वेश्चन आपसे किया गया है, उस लाइन से जो भी क्वेश्चन आपसे किया गया है, उस क्वेश्चन का आपके चैप्टर से कैसे लिंक करा जाता है, कैसे लिंक करता है वो क्वेश्चन आपके चैप्टर से, वो आपको कॉन्टेक्स्ट में लिखना होता है. जैसे आपने बोला कि व्हाट आर द थिंग्स द चाइल्ड सीज ऑन हिज फेयर, मतलब कि बच्चा मेले में गया था. ओ अच्छा, क्यों गया था? ये है हमारा कॉन्टेक्स्ट, क्योंकि उस दिन
एक स्प्रिंग फेस्टिवल डे था। आपके चैप्टर की पहली लाइन क्या है? इट इज अ फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग एंड एवरीवन, यहाँ तक तो ये तो आपकी चैप्टर की लाइन है। उसके आगे मैंने लिखा है एंड एवरीवन इंक्लूडिंग द लिटिल बॉय अलोंग विद हिज पेरेंट्स इज आउट टू एंजॉय द फेयर इन द विलेज। आया समझ? ये कॉन्टेक्स्ट था। तो आपने आपके एग्जामिनर ने आपसे जो भी क्वेश्चन पूछा है उस क्वेश्चन को आपके चैप्टर से लिंक करो, सोचो ऐसा क्वेश्चन क्यों पूछा गया, तो आपको उसका आंसर मिल जाएगा। वो जो आंसर होगा वही आपका कॉन्टेक्स्ट है। तो बेसिकली चैप्टर की थीम या चैप्टर का मेन पॉइंट आपको एज अ कॉन्टेक्स्ट एक लाइन में लिखना होता है कि भाई बच्चा मेले में, मतलब आज बच्चे को रास्ते में क्या क्या दिखाई दे रहा है मेले में जाते हुए? बच्चा मेले में जा रहा है, ओके, तो कैसा सीन रहा होगा बता दीजिए। ऐसा सीन था कि एक स्प्रिंग का सीजन आ गया था और सब लोग बाहर जा रहे थे, बच्चे को इंक्लूड करो, मतलब बच्चा भी, पेरेंट्स भी, और काफी लोग बाहर निकले हुए थे मेला देखने के लिए। अब ऑन हिज वे टू फेयर, रास्ते में उसको क्या क्या दिखाई दिया आप अपने आंसर में लिख सकते हैं। तो मैंने पहला क्या किया, एक लाइन का कॉन्टेक्स्ट लिखा। एक या दो लाइन का ये हो सकता है, ये 2 लाइन का भी हो सकता है बच्चों, या 1 लाइन का भी हो सकता है, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन कितना लंबा कॉन्टेक्स्ट आप लिख रहे हैं। उसके बाद में आपका एक्चुअल आंसर लिखना, द आंसर जो आपसे पूछा जा रहा है वो आप इसमें लिखना शुरू करिए। ये कितनी लाइन का होगा? 3 से 4 लाइनों का हमको ये लिखना होता है। लास्ट में हम उसको कंक्लूड भी करते हैं 1 या 2 लाइन से, तो वो भी हमको लिखनी होती है, और कुल मिला के हमारी 7-8 लाइनें जो मैंने आपको बोला बन जाती हैं। 9th में 7-8 और आप 10th आते आते उसको 8 to 10 कर दीजिए, ठीक है। चलो, सो मैंने आपको क्या बताया, रास्ते में फिर उसने क्या देखा हम ये डिस्कस करेंगे। सो ही फर्स्ट लेग्स बिहाइंड fascinated by the toys in the shop, पता है हमको, नंबर 1 that line the way, okay, नंबर 2 he pleads his parents, अच्छा फिर he pleads his parents to buy those toys but gets a tyrant look of his father, फादर का tyrant look देखने को मिलता है। आप देखो यहाँ पे नोटिस करो, हर आंसर में बच्चों हमें बुक के कीवर्ड्स लिखने होते हैं। जो भी बुक में लिखा हुआ है उन वर्ड्स को हमको मैच करना होता है अपने आंसर में। इससे हमारा आंसर प्रॉमिसिंग बनता है कि हम कुछ भी नहीं लिख रहे हैं, वो लिख रहे हैं जो बुक में हमने पढ़ा है। टीचर गेट्स इम्प्रेस्ड, शी गेट्स एन अ हिंट कि बच्चा बुक पढ़ के आया है, पूरी स्टोरी को अच्छे से पढ़ा है उसने खाली ऐसा नहीं किया है कि यूट्यूब के किसी चैनल से स्टोरी की समरी पढ़ ली और किसी और वेबसाइट से क्वेश्चन आंसर्स पढ़ लिए और हो गया ना। बच्चे ने बुक पढ़ी है। कैसे पता चला टीचर को? क्योंकि बच्चे ने पता है क्या लिखा है, बच्चे ने लिखा है कि जो टॉयज थे दे वर लाइन्ड द वे, लाइन पर थे। ये मेरा कीवर्ड है, बुक में मिलेगी लाइन, ढूंढो। ही प्लीडेड हिज पेरेंट्स फॉर द टॉयज बट गॉट अ टायरेंट लुक ऑफ हिज फादर, टायरेंट लुक तो बुक में भी था, राइट। अच्छा, फिर क्या किया? हिज मदर डाइवर्ट्स हिज माइंड टुवर्ड्स द मस्टर्ड फील्ड, फिर उसकी मदर ने उसका माइंड डाइवर्ट किया किसकी तरफ? मस्टर्ड फील्ड की तरफ। दे वर फुल ऑफ फ्लावर। ये सब जो मैं अंडरलाइन कर रही हूँ ये कीवर्ड्स हैं, ये आपकी बुक में मिलेंगे आपको, तो आपने वो एज इट इज लिखने हैं। There he is fascinated by the butterflies and bees, ये भी देखो butterflies and bees, ठीक है। आप ड्रैगन फ्लाइज भी लिख सकते हैं। Later on, coming to the footpath, he sees insects on floor and again gets distracted. His parents move forwards and settle under a grove near a well. कहाँ चले जाते हैं उसके बाद में? ग्रोव में। The child witnesses different flowers and doves there. It seems that the child is so much carried away by this new world. he इतना ज़्यादा खुश हो जाता है इस नए वर्ल्ड से that he every time he forgets the presence of his parents and lags behind. पूछा था ना why does he lags behind, तो उसका आंसर ये है, हमें ऐसा लगता है कि जब बच्चा है ना, it seems that the child is so much carried away by the new world. तो इसका आंसर आपको यहाँ से लेके यहाँ तक मिल रहा है। आपने एक और चीज नोटिस करी, इसमें कीवर्ड्स मैंने आपको बताए है ना, मैंने आपको कॉन्टेक्स्ट लिखना बताया, इसके अलावा मैंने यहाँ लिंकिंग वर्ड्स भी लिखे हैं। आपने देखा, मैं कलर चेंज करके दिखाती हूँ। आपने देखा यहाँ मैंने लिखा था however, डिड यू नोटिस? however मतलब ऑपोजिट टू दैट, तो जब मुझे कभी बोलना हो ऑपोजिट टू दैट तो वहां मैं however लगाऊंगी। इसके अलावा आई थिंक इसमें मैंने और कुछ नहीं लिखा है, ये लिखा है इट सीम्स दैट, है ना। 2 मैंने लिंकिंग वर्ड्स यहाँ यूज किए हैं और कुछ नहीं किया है, बट आगे आने वाले सेंटेंसेस में, आंसर्स में आपको और भी लिंकिंग वर्ड्स दिखाई देंगे। So this is how we write a full answer and then the teacher is impressed and then she will give you 2 out of 2, अदरवाइज 0.5, 1.5 ही मिलके रह जाएगा। बहुत अच्छे में भी 1.5 देती है टीचर, पर आपका आंसर परफेक्ट है तो आपको 2 नंबर मिलेंगे। आर वी रेडी फॉर दोज 2 मार्क्स? यस, ऑलराइट। चलो नेक्स्ट हम लोग पहुंचते हैं अब। नाउ वी विल डू क्वेश्चन नंबर 2। इन द फेयर ही वांट्स मेनी थिंग्स। तो देखो मैंने आपसे
उसी दिन कहा था जिस दिन मैं आपको चैप्टर पढ़ा रही थी कि दोनों टाइमलाइन लिख लो, एक बार सीक्वेंस लिखो कि फेयर से पहले उसने क्या देखा और एक बार लिखो उसने फेयर में क्या क्या चीजें खरीदने का सोचा। तो अभी ही वॉन्ट्स मेनी थिंग्स, व्हाट आर दे। अब आपको फिर से वही क्रोनोलॉजी पता होनी चाहिए, पहले स्वीट सेलर के पास गया था, उसके बाद में कहाँ गया था, स्वीट सेलर के बाद में स्नेक चार्मर, गार्लैंड वाला पढ़ा था, स्नेक चार्मर पढ़ा था, बलून वाला पढ़ा था, देन झूला पढ़ा था, राइट। तो उसको हर जगह जाना था, तो वो सारी चीजें आपने लिखनी है। व्हाई डज ही मूव ऑन विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर, इसका अभी देखो मैंने ब्यूटीफुली आपको उस टाइम पे ही बताया था। जो मैंने आपसे अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है ना, गो एंड वॉच दिस वीडियो, पार्ट 1 जो है ना इसका, यू विल रियलाइज कि मैंने आपको सीक्वेंस बनाने को कैसे कहा है। तो मैंने आपको उसमें लिखवाया है, आप लिखो स्वीट मीट सेलर, स्वीट बेचने वाला, फिर वहां लिखो उसको क्या पसंद था, बर्फी, फिर वहां लिखो कि उसके पेरेंट्स ने उसको क्या रीजन बोला क्यों नहीं लेना है, कि आप ग्रीडी हो, मतलब उसने एज्यूम किया कि मुझे ये आंसर मिलेगा। बलून वाले के पास में गया तो यू आर सो यंग ओल्ड टू प्ले विद दीज टॉयज, फ्लावर वाले के पास गया तो दे आर सो चीप, स्नेक वाले के पास गया दिस इज नॉट अ गुड म्यूजिक फॉर योर ईयर, कोर्स म्यूजिक है, तो फॉरबिड कर दिया था उसको सुनने के लिए। तो मैंने हर चीज का आपको वही कीवर्ड्स में लिखवा दिया था। अगर आपने वीडियो नहीं देखा फिर से जाके देखो, आपको इसका आंसर अभी की अभी याद हो जाएगा। एंड इट इज एन इंपॉर्टेंट आंसर बिकॉज चैप्टर से मतलब काफी कुछ इस आंसर में बन रहा है ना, तो ये इंपॉर्टेंट आंसर भी है आपका। देखो कैसे लिखेंगे। So when the child reaches the village, he sees the footpath full of people and feels at once repelled and fascinated. क्या ये कीवर्ड आपकी बुक में है? हाँ जी है। By the confusion of the word he was entering. तो ये आपकी बुक में लिखा हुआ है, इसको बोलते हैं कीवर्ड। हमको कैसे याद आएगा कि वो कैसा फील कर रहा था? क्या लिखे मैम? कंफ्यूज कितनी बार लिखे मैम? आप लिखिए रिपेल्ड एंड फैसिनेटेड। दिस इज ऑलरेडी रिटन इन योर बुक। ओके, सो यहां से लेके यहां तक ये आपका क्या हो गया बेटा? कॉन्टेक्स्ट हो गया, जिसमें मैं आपको बता रही हूँ कि एग्जैक्टली बच्चे ने क्या देखा, कहाँ देखा, कहाँ गया था, मेले में गया था, ओह कैसा फील किया था, लिंक जुड़ गया, कॉन्टेक्स्ट बना लो। सो व्हेन द चाइल्ड रीचेस द विलेज ही सी द फुटपाथ फुल ऑफ पीपल, बहुत सारे लोगों को देखता है, एंड फील्स एट वंस रिपेल्ड एंड फैसिनेटेड बाय द कंफ्यूजन ऑफ द वर्ल्ड ही वाज एंटरिंग। क्या क्या दिखा उसे? ही सीज डिफरेंट टॉय शॉप्स, स्वीट शॉप्स, garland of gulmohar, rainbow color balloon, snake charmer playing a flute and a roundabout swing and wants to possess everything. ये भी था ना, वहां पे उसको हर चीज चाहिए थी। अब देखो, अब इसका जो आंसर है ना बच्चों, मैं चाहूं तो हर आंसर को, हर लाइन को तरीके से लिख सकती हूँ कि वो स्वीट के पास जाता है बट ही डज नॉट आस्क his parents because he thinks his parents would think he's greedy. Then he goes to balloon wala and then he doesn't ask for balloons because he assumes that his parents would say they are you are so young to play with you are so old to play with these balloons. तो आंसर और लंबा हो जाएगा और पता नहीं इतना लंबा लिखने से मार्क्स ना कटे, इसीलिए मैंने उसको थोड़ा सा क्या किया है, कम लिखने की कोशिश करिए। Every time he urges his parents to buy those things for him, but knowing that his every time he urges नहीं, he wants to urge, he wants to ask, ठीक है, urges हटा दीजिए। His parents to buy those things for him, but knowing that his parents won't buy, जब उसको समझ आ जाता है कि उसके पेरेंट्स उसके लिए नहीं खरीदेंगे, he suppresses his desire and moves on. ठीक है, why does he move on without waiting for an answer? Because he knows his parents won't buy those things to him and that's why he suppresses his desire and moves on. अपने डिजायर को कम कर लेता है और आगे बढ़ जाता है। राइट, नाइस आंसर। 2 नंबर का आंसर है। आप अगर लिखेंगे तो आपको 2 में से 2 नंबर मिलेंगे, क्योंकि आपने अगर किसी क्वेश्चन में 2 चीजें पूछी ना तो अब समझ लो आपको दोनों को तरीके से लिखना होगा। और एक और चीज बताती हूँ, आप क्या कर सकते हैं ना, जैसे ये आंसर है ना, देखो इसी में करके दिखाती हूँ आपको, ये आपका आंसर है यहाँ से, ठीक है। तो आप पता है क्या कर सकते हो, यहां से इसको एंटर कर दीजिए एंड दैट्स इट, ठीक। अब देखो, अब आप इस आंसर को जब देखोगे तो आपको रियलाइज होगा कि आपने जो दूसरा आंसर था ना, जिसमें आपको यहां से यहां तक आंसर देना था, वो आपने दूसरे पैराग्राफ में एवरी टाइम ही अर्जेस हिज पेरेंट्स टू बाय दोस्त, तो ऐसे में और भी अच्छा हो जाएगा। अगर आपको एग्जामिनर एक ही क्वेश्चन में 2 क्वेश्चंस दे रहा है ना, एक क्वेश्चन ये हो गया क्वेश्चन मार्क 1, क्वेश्चन मार्क 2, तो आप उसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, एक आंसर यहाँ कंप्लीट करिए, लाइन चेंज करिए, दूसरा आंसर लिखिए, दैट वुड बी इवन बेटर। अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो और अच्छा होगा, बिकॉज आपको फिर अब क्लियर हो गया एग्जामिनर को इसमें इसने अच्छा लिखा है, ठीक है, तो मैं इसको 1 नंबर तो दूंगा ही, सही लिखा है, इसमें भी 1 दूंगा, टोटल हो गया भाई 2, मिल गया।
अदरवाइज हो सकता था उसको समझ ही ना आता कि आपने आंसर सेकंड कहाँ से कहाँ तक लिखा है, तो शायद वो थोड़ा जल्दी जल्दी में ना दे पाए, 1.5 दे के चला जाए, पर आपने प्रॉपर आंसर लिखा है तो आपको 2 मिलेगा। मेक श्योर ना ग्रामर मिस्टेक होनी चाहिए ना स्पेलिंग मिस्टेक होनी चाहिए, अगर होगी तो नंबर कटेगा, फिर तो कोई नहीं रुक सकता भाई। क्वेश्चन नंबर 3, When does he realizes that he has lost his way? जब उसको realize हुआ, कब हुआ? How have his anxiety and insecurity been described? उसकी जो anxiety है, insecurity है, care फ्री घूम रहा था और अब इनसिक्योर फील कर रहा है, वो कैसे हुआ, उसको डिस्क्राइब कैसे किया गया है चैप्टर के अंदर, वो आपको बताना है। तो लोगों के हैवी शोल्डर्स दिख रहे हैं उसको, मॉन्स्टर्स आइज, रेड आइज दिख रही हैं लोगों की, बड़े बड़े लोग, क्राउडी प्लेस दिख रहा है ना, यहाँ वहां घूम रहा है, कुछ नहीं मिल रहा, गला सूख गया है, आवाज में दम नहीं है, सोब करने लग गया है, वेल करने लग गया है, बट स्टिल आई वॉन्ट माई फादर, आई वॉन्ट माई मदर बोल रहा है ना। सो व्हेन डज ही रियलाइज, जब वो राउंड अबाउट पे जाता है तब, तो आप इसको कैसे लिखेंगे? अर्लियर ही वांट्स एवरीथिंग बट नाउ व्हेन ही इज एट अ राउंड अबाउट ही फाइनली डिसाइड्स कि अब तो मैं पापा को बोलूंगा, मुझे झूले में बैठना है, एंड दैट इज द मोमेंट ही रियलाइजेस कि वो पापा मम्मी से दूर हो चुका है। So when the child enters the fair, he stares at everything and he wants to possess everything. बताया था मैंने आपको ये चीज। His parents give him cautionary call every time he lags behind. हर बार उसको बोलते हैं बेटा संग संग चल, come along, come child come, है ना। However, देखो मैंने यहाँ पे however यूज किया है, फिर भी पेरेंट्स कॉशनरी कॉल दे रहे थे, फिर भी एट द एंड द चाइल्ड सीज अ राउंड अबाउट इन फुल स्विंग, इवन दो ही नोज हिज पेरेंट्स वोंट हीड हिज प्ली, मेरी नहीं सुनेंगे, उसको पता था पेरेंट्स उसकी नहीं सुनेंगे, ही मेक्स अ बोल्ड रिक्वेस्ट टू गो टू द स्विंग। आया समझ में आपको आंसर? तो यहां तक हमने बताया कि वो फाइनली राउंड अबाउट पे था, बट सडनली ही रियलाइजेस दैट हिज पेरेंट्स आर नोवेयर एंड ही सीम्स टू बी लॉस्ट। आंसर हो गया यहां तक का। अच्छा, अब इसके आगे ऑल दोज थिंग्स, अब यहां से हाउ हैज हिज एंजाइटी एंड इनसिक्योरिटी बीन डिस्क्राइब्ड, यहां से हम दूसरा आंसर दे रहे हैं। ऑल दोज थिंग्स व्हिच वर फैसिनेटिंग फॉर हिम for a while have now suddenly become meaningless for him. अब उसको कुछ नहीं चाहिए, लोग हंस रहे हैं, बातें कर रहे हैं, उसको कुछ दिखाई नहीं दे रहा, सारी जो फैसिनेटिंग चीजें थी अब उसके लिए मीनिंगलेस हो गई हैं, राइट। Now he does not want anything but his mother and his father. Since he does not have his parents to protect him, he starts feeling insecure. पूछा है ना यहाँ पे, तो अब उसके पेरेंट्स नहीं है उसके पास उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, उसको ये रियलाइज हो गया है that I am alone now. He starts feeling insecure. अब उसको इनसिक्योरिटी हो रही है बच्चों in his surroundings and feels terrible and terribly uncomfortable. अपने सराउंडिंग में वो इनसिक्योर फील करता है एंड अनकंफर्टेबल फील करता है। अनकंफर्टेबल के आगे आप टेरिबली अनकंफर्टेबल भी लिख सकते हैं, कीवर्ड है, इंपॉर्टेंट है, लिख के रखिएगा। The people with hefty shoulders look horrible and with monstrous eyes. ठीक है, पूरी लाइन याद कर लो। शोल्डर्स कैसे थे? हैफ्टी, बड़े बड़े हैवी शोल्डर्स थे, हॉरिबल लग रहे थे, मॉन्स्टरस आइज दिख रही थी। कॉन्सिक्वेंटली देखो, ये मैंने यहाँ पे एक और आपके लिए लिंकिंग वर्ड यूज किया है, इस आंसर में मैंने 2 किए, हाउएवर एंड कॉन्सिक्वेंटली। कॉन्सिक्वेंटली मतलब so he keeps crying at the top of his voice. Keeps crying at the top of his voice is a keyword and loses interest in everything. Keeps crying at the top of his voice. जोर से चिल्लाता है और अपना इंटरेस्ट हर चीज में लूज कर देता है। अब उसको कुछ नहीं चाहिए। I want my mother, I want my father. आंसर क्लियर है? आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4। आई होप आपको आंसर समझ आ रहे हैं जो मैं आप लोगों को बता रही हूँ। दिस इज द बेस्ट वे टू राइट आंसर बच्चों। इस तरीके से अगर आप आंसर लिखेंगे तो आपके आंसर्स वाकई में अच्छे लगेंगे। टीचर इंप्रेस होगी जब आप आंसर लिख रहे होंगे। तो प्लीज मेक श्योर दैट यू राइट सच आंसर्स, ओके। Why does the lost child lose interest in the things that he had wanted earlier? ऐसा क्या हुआ कि उसका जो इंटरेस्ट था इन चीजों में वो चला जाता है? देखो, अब ये जो आंसर है ना, ये एक वैल्यू बेस्ड आंसर है। इसका आंसर आप लोग अपने अपने लेवल पे देंगे। मैं कुछ पॉइंट्स यहाँ आपको लिख के दे रही हूँ और आप खुद से इसका आंसर बनाइएगा, बिकॉज एक वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन ये बन सकता है, ओके। सो व्हाई does the child loses interest in the things that he had wanted earlier? So earlier because the child has his parents with him, है ना। earlier उसके जो पेरेंट्स हैं वो उसके साथ थे। कीवर्ड्स लिख रही हूँ, आप लोग आगे बढ़ते जाइएगा। That's why he was feeling protective, है ना। तो उसको लग रहा था कि मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए मेरे पेरेंट्स मेरे साथ हैं। He had overwhelming desires, irresistible या overwhelming desires उसकी
थी उस टाइम पे, उसको लग रहा था मुझे सब खरीदना है, उसकी डिजायर्स खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी. So why does the lost child lose interest in the things that he had wanted earlier? But now, when he is lost, अब तो वो खो चुका है, he is feeling uncomfortable. सेम आंसर होगा जो अभी हम लोग लिख के आए हैं, है ना. अभी अभी जो आंसर लिखा था ना, देखो ये देखो, एक सेकेंड. So how has his anxiety and insecurity been described here? तो यहाँ से यहाँ तक आपने जो आंसर लिखा है ना, सब कुछ, इसीलिए मैंने वहां फिर से नहीं लिखा है. So now he does not want anything but his mother and father. Since he does not have his parents to be protecting him, he starts feeling insecure. इसीलिए वो insecure feeling करने लगता है, because उसके parents उसके साथ में नहीं है, अपनी surrounding में, अपने terribly uncomfortable. People with hefty shoulders look horrible and then monstrous eyes उसको दिखाई देने लगती हैं. Consequently, he keeps crying at the top of his voice. तो ये पूरा आंसर आपको यहीं पे मिलने वाला है. आप जो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है ना, सो आप इसमें एक लाइन एक्स्ट्रा क्या ऐड कर सकते हैं. नाउ द सेम ब्यूटीफुल वर्ड लुक्स हॉरिबल टू हिम. ओके, पहले वो वर्ड कैसा था, ब्यूटीफुल था, और अब कैसा है, उसके लिए हॉरिबल वर्ड बन गया है. वाई? बिकॉज अब उसके पेरेंट्स उसके साथ नहीं है. सो हिज पर्सपेक्टिव टू सी द वर्ल्ड, दुनिया को देखने का उसका नजरिया चेंज हो गया. चेंजेस when he is no more with his mother and father, or when he is lost. जब वो खोया तो ऐसा हुआ कि उसका दुनिया को देखने का नजरिया ही चेंज हो गया. पहले लोग उसको ब्यूटीफुल दिखाई दे रहे थे, उसके बाद उसको हॉरिबल दिखाई देने लगे. इस तरीके से आप इसका आंसर फ्रेम करेंगे, बहुत ब्यूटीफुल तरीके से आप आंसर इसका लिख सकते हैं, कर लीजिएगा. ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये भी आप लोग लिखना. मैं बताती हूँ शुरुआत कैसे करोगे, फिर आप लिखना. व्हाई डू यू थिंक हैपेंस इन द एंड, What do you think happens in the end? Does the child find his parents? तो मैंने जो आंसर जब इसकी एक्सप्लेनेशन कराई थी, if you remember, I told you कि बेटा आई होप कि पेरेंट्स मिल जाएं उसको, है ना, बिकॉज सैड लग रहा है पढ़ने में स्टोरी. बच्चा खो गया है और परेशान है, डर रहा है, कुछ भी चीज में इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा है. सो आई होप, आई विश पेरेंट्स मिल गए होंगे. तो ऐसे ही आपको अपनी एक एक्सप्लेनेशन देनी है, अपना कंक्लूजन देना है, बताना है कि पेरेंट्स मिले कि नहीं मिले. सो व्हाट डू यू थिंक हैपेंस एट लास्ट. तो अगर आपको लगता है कि भाई मेरे हिसाब से मिल गए थे तो बता दीजिए, नहीं मिले थे तो बता दीजिए, उसको कहीं छोड़ दिया गया, भेज दिया गया, जो भी आपको आंसर देना है, अपनी बिल्ड करनी है स्टोरी. तो ये आपका एक इमेजिनेशन पड़ेगा बेटा, क्रिएटिव आंसर रहेगा. ठीक है, यहाँ कोई फैक्ट नहीं है क्योंकि बुक के अंदर इसका आंसर नहीं है, इस चैप्टर के अंदर इसका आंसर नहीं है. तो ये आउट ऑफ द बॉक्स आंसर बनेगा, क्रिएटिव आंसर है आपकी इमेजिनेशन के हिसाब से कि आप स्टोरी को किस डायरेक्शन में मोल्ड करना चाह रहे हैं. तो एक तरीके से आप स्टोरी का सीक्वल लिखेंगे, सीक्वल आगे का पार्ट. ओके, ऐसे आंसर्स को जब हम शुरू करते हैं तो हमारे पास में कुछ फ्रेजेस होने चाहिए जिन्हें हम यूज कर सकते हैं, जैसे कि apparently, ओके, शायद से, perhaps, I think, it can be concluded that, it can be assumed that. So I think करके आप लिख सकते हैं. सेंटेंस में जो टेंस यूज होगा that would be would have, found and must have. इस तरीके के वर्ड्स यूज होंगे. So I hope that the child was found by his parents and he would have found, उसने ढूंढ लिया होगा. हाइपोथेटिकल सिचुएशन होगी ना, हमें नहीं पता ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ है, हम एज्यूम कर रहे हैं. तो ऐसी सिचुएशन में must have, would have found, ऐसे फ्रेजेस आपको यूज करने होते हैं. तो मैंने इसीलिए आपको बताया है, इनको ज्यादा यूज करिएगा और अपने आंसर को बोलने के लिए. परहैप्स, apparently, I think, it can be concluded, it can be assumed that. So at the end it can be assumed that it was a fair, so the announcement system was available there. The kind man or the generous or the unknown man was already kind to soothe the child, but later on he would have, देखो आया, he would have taken the child to the announcement room and they would have announced it. Sooner the parents would have listened to the announcement and they would have gone to the announcement room and both of them would have met each other. इस तरीके से आप आंसर लिख सकते हैं. आपका कोई अल्टरनेटिव आंसर होता है वो भी लिखिए, बट फ्रेजेस यही यूज होंगे. टेंस जो हमको जो लगाना होता है वो वुड हैव वाला लगेगा. ठीक है जी,
चलो, ऑल राइट, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट फास्ट। जल्दी जल्दी हम लोग अभी रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट इसके करना शुरू कर देते हैं, ठीक है जी। क्वेश्चन आपके सामने है, इसके क्वेश्चंस मैं आपसे पूछूंगी, पहले आप फ्रेज पढ़ लीजिए क्या है। हिज फादर लुक्ड एट हिम रेड आइड इन हिज फैमिलियर टायरेंट वे, ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं। उसके बाद में अभी मैं समरी भी कराऊंगी आपको, 3 से 4 रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट है, देन वी मूव ऑन टू द समरी। His mother, melted by the free spirit of the day, was tender and giving him his finger to hold and said, "Look, child, what is before you." तो उसको क्या कर दिया, डाइवर्ट कर दिया। कब की बात है, जब वो टॉयज के लिए बोलता है अपने पापा को कि मुझे टॉयज चाहिए, पापा गुस्से में आंखें दिखा देते हैं, मम्मी उसको डाइवर्ट कर देती है, उसका दिमाग मतलब चेंज कर देती है। So when did the father look red-eyed at the child? When the child asked for toys. ठीक, आंसर आप लोग मुझे कमेंट में देते जाओ जल्दी जल्दी, ये तो मैंने जल्दी दे दिया। चलो, योर टर्न। Who is a tyrant? Was the father actually a tyrant? Tyrant कौन होता है? मैं लिखूं आंसर, आप लोग दो, चलो आप लोग की थोड़ा सा देर में मैं आंसर दिया करूंगी, ठीक है। So who was a tyrant? A rude person or the one who never listens to the प्रजा, अपने लोगों के बारे में नहीं सोचता है। Was the father actually tyrant? क्या वो सच में tyrant था? We can say so. तो आप आंसर में लिख दीजिए नो, और आप आंसर में लिख दीजिए मे बी, हमें नहीं पता, वी आर नॉट श्योर। बट एवरी चाइल्ड हु सेज, आंसर में आप लिखिएगा, एवरी चाइल्ड हु डिनाइज फॉर समथिंग डज नॉट मीन इज अ टायरेंट फादर, है ना। हम मना इसीलिए भी तो करते हैं कि बेटा तेरे पे इतनी सारी चीजें तो है, क्या करेगा लेके, क्योंकि बच्चे को तो सब चाहिए, सब थोड़ी ना दिला सकते हैं, पॉसिबल ही नहीं है। तो हर पेरेंट अगर किसी बच्चे को कुछ लेने के लिए मना कर रहे हैं तो वो टायरेंट थोड़ी ना हुए। तो आप इसको नो या मे बी में आंसर दे सकते हैं। Was the free spirit of the day that melted the mother tender? What was the free spirit of the day? So the day was a fine spring day, है ना। कैसा दिन था, स्प्रिंग का दिन था। Everybody was happy and it was a joyful environment. So that was a free spirit day after winter. तो आप उसको आंसर को कंक्लूड कर सकते, दैट मेड द मदर टेंडर। ऊपर से मदर टेंडर क्यों हुई, बिकॉज मदर है भाई, बच्चे की मम्मी है, तो वो हमेशा ही मेल्टेड फील करेगी। व्हाई डिड द मदर आस्क द चाइल्ड टू लुक बिफोर हिम, दूसरी तरफ देखने को क्यों बोला, बिकॉज वो अपने बच्चे का जो माइंड है वो क्या कर रही थी, डाइवर्ट कर रही थी। आप लोग लिख पाएंगे ना आंसर, मुझसे पहले लिख लिया करिए, बच्चे का माइंड डाइवर्ट कर रही थी। ओके देखो मैं आपको क्वेश्चंस दिखा दे रही हूँ, तो आप लोग फिर बोलोगे कि मैम आप पहले आंसर दे देते हो, तो मैं तो इसीलिए दे देती हूँ, क्वेश्चन देखा है तो आंसर तो दूंगी ना, अदरवाइज लेंदी हो जाता है सेशन अननेसेसरीली। तो क्वेश्चन मैंने दिखा दिया, आप लोग आंसर देखना शुरू करिए, मैं फटाफट से पढ़ती जाऊंगी, आंसर देती जाऊंगी। बट ही हाफ न्यू एज ही बेग्ड दैट हिज प्ली वुड नॉट बी हीडेड बिकॉज हिज पेरेंट्स वुड से ही वाज ग्रीडी। ग्रीडी वाला कब की बात है, जब उसने स्वीट के लिए मांगा होगा ना, तब की बात थी। सो हु इज ही इन द लाइन, he half knew the lost child। देखो हमें आंसर नाम नहीं पता है बट लॉस्ट चाइल्ड पता है, तो हम पूरा द लॉस्ट चाइल्ड ही लिखेंगे। व्हाट वाज द प्ली मेड बाय हिम, ही वांटेड टू हैव स्वीट, स्वीट में भी उसको क्या खाना था, स्पेशली बर्फी, बर्फी वाज हिज फेवरेट स्वीट। हाउ डिड ही हाफ न्यू दैट हिज प्ली वुड नॉट बी हीडेड, उसको कैसे पता था कि कोई नहीं सुनेगा, तो ही न्यू because every time he asked for something, every time his father always shows him that similar familiar tyrant look। तो उसके पापा का जो लुक होता है वो कैसा होता है, टायरेंट होता है, तो उसको पता है हर बार यही होता है, तो इस बार भी यही होगा, familiar tyrant look every time से आपका काम चल जाएगा। एक और है, what did he do after that, क्या करता है, follows his parents silently, moves on, he moves on silently, moves on silently। अच्छा इसके दो आंसर हो सकते हैं, आप बोलिए moves on silently, या तो आप ये बोल दीजिए, या आप बोल सकते हैं silently, या आप बोल सकते हैं he suppresses his desire, अपनी डिजायर को कम कर लेता है, रोक लेता है, बंद कर देता है, ठीक है जी। तो आप ये इसका आंसर भी लिख सकते हैं। देखो अब आपके सामने क्वेश्चन आएंगे, मैं पढ़ती जाऊंगी और आंसर देती जाऊंगी, और मेरे बाद में, मतलब मेरे से पहले, बाद में नहीं, मेरे से पहले आप लोगों को भी आंसर देने हैं, ठीक है। शुरू करें। Alright, so the poor child struggled to thrust away between their feet, उन लोगों के बीच में से निकलने की कोशिश करता है, but knocked to and fro, इधर उधर उसको धक्का देते हैं लोग, by their brutal movement, brutal बड़े ही रूड तरीके से लोग इधर से उधर भाग रहे हैं। He might have been trampled, एकदम पैरों के नीचे आने वाला होता है, underfoot, had he not shrieked at the top of his voice, जोर से ना चिल्लाया होता तो पैरों के नीचे आ गया होता। Okay, where was the child at this time? Why? कहाँ पे था, एक श्राइन में था, या आप बोलिए टेम्पल की एंट्रेंस पे था, है ना, टेम्पल पे जा रहा था ना, तो टेम्पल की एंट्रेंस पे था। Why? He was looking for his parents, वो अपने पेरेंट्स को ढूंढ रहा है भाई, इसीलिए
ही इज लॉस्ट या फिर ही इज लुकिंग फॉर हिज पेरेंट्स। या तो बोल दीजिए वो लॉस्ट हो गया है या वो अपने पेरेंट्स को ढूंढ रहा है। ओके, व्हाट वाज ही ट्राइंग टू डू, was looking for his parents, सेम आंसर, ये तो वही हो गया फिर से ना, looking for his parents और searching for his parents। Why could the child have got trampled? Because he was so little and was in a crowded place। पहली बात तो छोटा है, he was alone and in a crowded place तो crowded place में अकेला छोटा बच्चा तो पैरों के नीचे ही आएगा। देयर इज नोबडी टू टेक केयर ऑफ यू। पेरेंट्स होंगे तो आपको ऐसी जगह कभी नहीं जाने देंगे, क्योंकि उन्हें पता है बेटा भगदड़ मस्ती है, कुछ भी हो सकता है। ऐसे में लोग जब चल रहे होते हैं क्राउड में तो वो खुद को बचाएंगे ना, छोटे बच्चे को कौन ही देखेगा, पैरों में आ रहा है आपके, तो नॉट सेफ। व्हाई डिड द चाइल्ड श्रीक? ऑफ कोर्स ही वाज सफोकेटेड, सफोकेट फील कर रहा था, है ना, और ऐसे में उसको लगा मैं तो गया, तो एकदम से जोर से चिल्लाया मम्मी पापा, और जैसे चिल्लाया उस भले आदमी ने, अननोन मैन ने उसको पकड़ लिया। राइट, ऑलराइट, आई होप आप सबने आंसर दिए थे चैट सेक्शन में। आई विल सी लेटर ऑन, जब वीडियो प्रीमियर होगा मैं देखूंगी कौन कौन बच्चा इनके आंसर्स दिया मुझे। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट देखते हैं। विल यू हैव अ राइड ऑन द हॉर्स? ही जेंटली आस्क्ड एज ही अप्रोच्ड द रिंग। द चाइल्ड्स थ्रोट tore into thousand shrill sobs and he only shouted I want my mother and I want my father। तो ये तब की बात है जब बच्चा खो जाता है और जो पर्सन है उसको लेके जाता है कहाँ पर, मेले में, झूले के पास में। बेटे तुम्हें झूला झूलना है, उसको पहले तो झूलना था, अब नहीं झूलना। तो तब उसके बच्चा बोलता है आई वॉन्ट माई मदर एंड आई वॉन्ट माई फादर, और रोता रहता है। हु इज ही? विल यू हैव अ राइड ऑन द हॉर्स? ही जेंटली आस्क्ड। तो यहाँ पे ही बच्चा नहीं है, यहाँ पे ही है। हमको नाम पता है इसका? नहीं। क्या लिखेंगे? द अननोन मैन। ठीक है। In the first line of the extract, whom is he offering a ride? वो कौन से वाले he को ऑफर कर रहा है? The lost child। तो वहां वाला ही हमारा unknown man है, ये वाला हमारा the lost child है। ठीक है। Why does he ask for a ride? क्यों बोलता है उसको राइड कराने के लिए? Because he is trying to pacify him, और उसको सूद करने की कोशिश कर रहा है। या तो लिखिए उसको सूद कर रहा है या उसको पैसिफाई। पैसिफाई का मतलब हो गया किसी को शांत करना, पैसिफिकेशन नहीं, पैसिफाई करना। ठीक है। Why did the child's throat tore into thousand shrill sobs? Because he wants nothing but he wants nothing, कुछ नहीं चाहिए, but his parents, है ना, उसको सिर्फ और सिर्फ उसके पेरेंट्स चाहिए, इसलिए वो जोर जोर से रो रहा है। Why did the child shout I want my mother, I want my father? Because he is afraid of being lost। खो गया है, डर है, टेरिफाइड फील कर रहा है, इसीलिए ही सेइंग आई वांट माय फादर, आई वांट माय मदर। ठीक है जी, आगे बढ़े। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। पैनिक स्ट्रिकन ही रैन टू वन साइड फर्स्ट देन टू द अदर, आइदर एंड आइदर इन ऑल डायरेक्शन। हु वाज पैनिक स्ट्रिकन? व्हाई? ओ समरी आ गई। चलो इसके बाद में देखो आप लोग के लिए समरी बताया था ना मैंने, लिख के लाई, तो अब हम लोग समरी करेंगे। ठीक है, समरी करने वाले। ओके, सो हु वाज पैनिक स्ट्राइकिंग? द लॉस्ट चाइल्ड। व्हाई? लॉस्ट है इसीलिए। द लॉस्ट चाइल्ड बिकॉज ही इज लॉस्ट, बिकॉज ही इज लॉस्ट। व्हाई? व्हाट डिड ही डू? क्या करता है? व्हाट इमोशंस डिड ही डिस्प्ले? जो इमोशन है वो है फियर का, डर रहा है ना, और पैनिक्ड है, और यहाँ पे लिखा हुआ है पैनिक स्ट्रिकन है ना, पैनिक स्ट्रिकन भी लिख सकते हैं आप लोग। व्हाट डिड ही डू? ही मूव्स हियर एंड देयर, टू एंड फ्रो, है ना, यहाँ से वहां भागता है। मूव्स और रन, मूव्स लिख दो या रन लिख दो, हियर एंड देयर, मूव्स हियर एंड देयर, कर लेंगे आंसर। बाकी आपका ये फियर उसका इमोशन हो गया। अच्छा, व्हेन डज ही रियलाइजेस दैट ही इज लॉस्ट? एट द राउंड अबाउट, झूले के पास में, स्विंग के पास में, झूले के पास में, राउंड अबाउट के पास में he realizes कि वो तो खो गया है। when he thinks, decides कि अब तो मैं बोल्डली बोलूंगा कि मेरे को झूले में झूलना है पापा, और उस टाइम पे उसको रियलाइज होता है कि पापा मम्मी तो है ही नहीं, तो वो खो चुका है। तो स्विंग के आसपास की जगह के बारे में होता है। All right, so now we are all set to do the summary of this chapter. Everybody please write ready in the chat section कि हाँ मैम हम ready हैं summary समझने के लिए, because हमने इसके क्वेश्चन आंसर किए, 5 क्वेश्चंस थे, 3 मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाए, चौथा मैंने आपको लिखने सिखाया, और 5वां मैंने आपको टोटली खुद लिखने को बोला है, लिखिए इसको। ठीक है। आफ्टर दैट हमने इसके आरटीसी करे, बहुत सारे आरटीसी थे और काफी अच्छे क्वेश्चन थे।
आई थिंक वी डिड इट. नाउ इज द समरी ऑफ दिस चैप्टर. लास्ट में हम लोग 4 से 5 स्लाइड्स में इसकी समरी समझने वाले हैं. 4 से 5 स्लाइड क्यों मैम? बिकॉज मैंने पॉइंट्स में लिखा है और आपको थोड़ा समझना रहेगा कि किसी भी चैप्टर को क्रोनोलॉजिकली समराइज कैसे करते हैं. ठीक है, तो मैं आप ऐसा नहीं है कि आपको प्लॉट बता रही हूँ, बस मैं आपको पूरा क्रोनोलॉजिकली समराइज करके सिखा रही हूँ कि कैसे आपको लिखना रहेगा. तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए सीजन कौन सा हो गया बच्चों? स्प्रिंग है. कलर चेंज करें क्या? बिकॉज ऑलरेडी इसमें ग्रीन है. ओके, तो सीजन कौन सा हो गया हमारा? स्प्रिंग हो गया. लोग कैसे हैं? चीयरफुल हैं एंड ब्राइटली ड्रेस्ड पीपल हैं. दीज आर द कीवर्ड्स. ओके, समरी जो मैं आपको करा रही हूँ कीवर्ड्स के थ्रू, तो इनको लिख लो, काम आएंगे. द चाइल्ड इज एक्साइटेड टू गो टू अ फेयर विद हिज पेरेंट्स. हमको पता चलता है स्टार्टिंग में ही बच्चा खुश है. अभी वी विल सी सीक्वेंस ऑफ द प्लेसेस थिंग्स ही सीज ऑन हिज वे. तो समरी लिखने के लिए हमें क्या चीजें पता चलनी चाहिए? एग्जैक्टली क्या क्या उसके साथ रास्ते में हुआ, उसने क्या क्या देखा, क्या क्या फैसिनेट हुआ, फिर मेले में क्या क्या हुआ, है ना, यही तो है. फिर मेले से आधे टाइम क्या क्या हुआ, जब खो गया था फिर क्या क्या हुआ, उसको रिवर्स में लेके जाता है ना सारी जगहों पे. तो वो आपने क्रोनोलॉजी लिखी, समरी हो गई. तो यही पॉइंट्स हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले स्प्रिंग सीजन था, लोग ड्रेस थे, बच्चा एक्साइटेड है पेरेंट्स के साथ जाने के लिए. मेले में जाने से पहले सीक्वेंस क्या होता है? सबसे पहले उसको टॉय शॉप दिखती है. इन द शॉप दैट लाइन इन द वे. पूरी बुक की लाइन है, आप देखोगे ना, इसको पूरा कीवर्ड है. बोलता है आई वॉन्ट दैट टॉय. हिज फादर लुक्ड एट हिम रेड आइड मॉन्स्टर, सॉरी रेड आइड होके उसको देखते हैं. और मदर फुल ऑफ फ्री स्पिरिट है, सॉफ्ट टेंडर है. सॉफ्ट है, टेंडर है, एक ही बात है. डाइवर्ट्स हिज माइंड. कहाँ पे डाइवर्ट कर देती है उसका माइंड को? फ्लावर्ड मस्टर्ड सीड्स में, मस्टर्ड फील्ड में. एंड पेल लाइक मेल्टिंग गोल्ड बोला गया है उस मस्टर्ड फील्ड को. क्या बोला है? देखने में कैसा लग रहा है? पेल लाइक मेल्टिंग गोल्ड, जैसे कि सोना पिघल गया हो. एक बार एक्सप्लेनेशन देख लेना आप लोग, आपको और अच्छे से ये कीवर्ड समझ में आ जाएंगे, समरी पूरी याद हो जाएगी. फिर उसको वहां पे क्या दिखाई देता है? ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाइज दिखाई देती है. ही ट्राइज टू कैच द बटरफ्लाई देयर. रास्ते पे लिटिल इंसेक्ट्स दिखाई देते हैं. वॉर्म्स अलोंग द फुटपाथ. अंडर द शेड ऑफ ग्रोव चले जाते हैं पेरेंट्स, वहां पे वो स्टार्ट करने लगता है कलेक्टिंग द यंग फ्लावर. फिर उसको कूइंग की आवाज आती है डव की एंड रन टुवर्ड्स हिज पेरेंट्स. इन वाइल्ड कीपर्स चला जाता है एंड देयर राउंड द बेनियन ट्री, वो वहां जाके घूमने लगता है. तो ये सारा तब हुआ उसके साथ में जब वो कहाँ था? मेले में जाने से पहले. आपको पूरा चैप्टर देखो यहाँ पे आंखों के सामने याद हो गया होगा. अब वो नियर द विलेज जाते हैं तो फुटपाथ फुल ऑफ थ्रॉन्ग्स, लोगों से भरा हुआ पूरा फुटपाथ है और वो सरप्राइज हो जाता है. फेल्ट रिपेल्ड एंड फैसिनेटेड, क्वेश्चन आंसर्स कराते हुए भी बोला था, कीवर्ड याद कर लेना. बाय द कंफ्यूजन, तो कंफ्यूजन को देख के रिपेल्ड फील करता है, फैसिनेटेड भी फील करता है. फिर अब उसको क्या क्या दिखाई देगा? थिंग्स एंड हॉकर्स फैसिनेटेड हिम, क्या क्या उसको रास्ते में दिखाई दिया मेले में? सबसे पहले स्वीट शॉप बोला था स्टार्टिंग में, नोट्स बनाना, मैं बना के लाई हूँ. स्वीट शॉप दिखाई दी, बर्फी के लिए बोला. पेरेंट्स वुड कॉल हिम ग्रीडी, तो चुप हो जाता है. फ्लावर सेलर दिखाई दिया, गार्लैंड गुलमोहर उसको खरीदना था वहां से, बट दे वर चीप, ऐसा उसके पेरेंट्स बोल देंगे, इसीलिए वो रुक जाता है. अब बलून सेलर को उसने देखा वहां पे, सिल्किन कलर के बलून उसको वहां पे चाहिए थे, बट ही वॉज टू ओल्ड टू प्ले विद सच टॉयज, ऐसा उसके पेरेंट्स बोलेंगे, ऐसा सोचता है और वहीं पे पेरेंट्स को फिर से नहीं बोलता. आप देख रहे हो, मैं खुद आपके लिए लिख के लाई. मैंने सोचा था आप लोगों को फर्स्ट सेशन में मैंने बोल दिया था लिख लोगे, बट मुझे लग रहा था कि मतलब इतना लेजी बच्चे हो, पता नहीं करोगे कि नहीं, तो मैं दे देती हूँ. तो मैंने आपको खुद समरी बना दी. ठीक है, अच्छा. फिर स्नेक चार्मर दिखा एंड वो वहां खड़ा होना चाहता है, फ्लूट को सुनना चाहता है, बट ही नोज हिज पेरेंट्स हैड फॉरबिडन हिम टू हियर सच कोर्स म्यूजिक, इतना रूड म्यूजिक जो सॉफ्ट नहीं है, सुनने के लिए मना किया है, तो चला जाता है. राउंड अबाउट दिखता है फुल स्विंग में, और ही मेड अ बोल्ड रिक्वेस्ट, वो मतलब रिक्वेस्ट करता है, बोल्ड रिक्वेस्ट, सोचता है इस बार तो बोल के रहूंगा. देयर वाज नो रिप्लाई, कोई रिप्लाई नहीं आता. एंड ही इज लॉस्ट, खो चुका है अब तक वो. मतलब हर बार रिप्लाई आ रहा था ना, ऐसा हो जाएगा ऐसा हो जाएगा, मतलब जो अज्यूम करता है इस बार तो कुछ नहीं होता. अब बच्चा खो गया, कहाँ कहाँ जाएगा हम अब उसकी देखेंगे. ठीक है, वो श्राइन में जाता है, वहां उसको काइंड मैन मिल जाता है, उसको लिफ्ट अप करता है इन हिज आर्म्स. हाउ डिड यू गेट हियर चाइल्ड, उसको पूछता है, बच्चे तुम यहाँ कैसे आए, क्या हुआ तुम्हारे साथ में. नाउ ट्राइज टू कंसोल हिम बाय ऑफरिंग हिम ऑल गुड थिंग्स फ्रॉम द फेयर. तो अब उसको वो कन्विंस करने की, कंसोल करने की, चुप कराने की कोशिश करता है, वो सारी चीजें जो फेयर में उसको दिख रही थी पहले. तो क्या क्या देखा, अब हम उसको रिवर्स सीक्वेंस में पढ़ेंगे. पहले राउंड अबाउट, फिर स्नेक चार्मर, स्नेक चार्मर पे कान बंद कर लेता है, बलून वाले पे आंखें बंद कर लेता है,
फ्लावर वाले पे नाक बंद कर लेता है, स्वीट शॉप पे जाता है फिर बोलता है मुझे नहीं चाहिए, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, बस इसी लाइन को बार बार बोलता जाता है और वही आपका चैप्टर फिनिश हो जाता है. सो दैट वॉज अ क्रोनोलॉजिकल अटेम्प्ट फ्रॉम माई साइड टू मेक श्योर कि आपको ये प्रॉपर चैप्टर समझ आ जाए. उसकी समरी आप यहाँ पर देख लो. आई होप आपको चैप्टर अच्छे से समझ आ गया होगा बच्चों. हमने 2 पार्ट में इस चैप्टर को किया है. चैप्टर 1 पार्ट 1 में एक्सप्लेनेशन है, पार्ट 2 में क्वेश्चन आंसर्स है, आरटीसी है एंड समरी है. अगर फिर भी कोई डाउट है, लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन. आई विल मेक श्योर कि आपको सारे आंसर्स मिले और क्लास 9 की आपकी इंग्लिश की जर्नी एटलीस्ट निधि मैम के साथ स्मूथ बन सके. So that is it in today's video. I will meet you very soon in the next video. Till then, bye everyone and take care.